साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, प्रबंध संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो आगरा से प्रकाशित हो रही है। पिछले 17 साल से 18 वर्ष का प्रवेश कर चुका है। और इसके अलावा मैं को चेयरमैन टैक्स पेयर सेल एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल, और एसोसिएशन हमारी जो है जीएसटी पे विभिन्न समस्याओं पे सक्षम प्राधिकारी जो हैं, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, उनके सामने पत्रों द्वारा हम आप लोगों की भावनाओं को रखते हैं और कई बिंदुओं पर हमने सफलता ही पाई है। साथ ही मैं पिछले दिनों एक मेरे मित्र है खतौली मुजफ्फरनगर, मिर्जा आबिद अली साहब, अच्छे अधिवक्ता है, बहुत प्रेमी आदमी है। उन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई साहब मेरा क्लाइंट है, वो 90 साल के हो चुके हैं, अब वो अपने बेटे को व्यापार सौंपना चाहते हैं। व्यापार उनका अलग है बेटे का, और पिताजी का अलग है। अब वो व्यापार को बंद करना चाहते हैं, तो जो स्टॉक है करीबन 13 से 14 लाख का, वो बेटे को ट्रांसफर करेंगे, फर्म में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि बेटे की और पिताजी की जो दुकान है, शोरूम जो है, वो एक ही प्रेमिसेस पे है, पार्टीशन बीच में होगा, तो वो स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। चूंकि 13 से 14 लाख का है, तो उसमें ईविल कैसे जनरेट होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, क्योंकि जीएसटी के अंदर बहुत छोटी छोटी ग्लिचेज हैं जो परेशान करती हैं पंजीकृत व्यक्ति या रजिस्टर्ड डीलर को, जिसे रजिस्टर्ड पर्सन को कहा जाए। इस बारे में मेरी बात हुई, कुशीनगर के मित्र हैं मेरे राजेश शर्मा जी, अधिवक्ता हैं। भोपाल के हैं राजेश्वर दयाल जी, अच्छे मित्र हैं मेरे। और मेरे प्रेरणा स्रोत मैं कहता हूँ, हमेशा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ उनको मैं। कानपुर के संतोष गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं मेरे, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो अक्सर मैं आपसे गूढ़ प्रश्न उनसे करता रहता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह शब्दों में समझा देते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि 138 रूल 138 में ये प्रोविजन है कि 50,000 से ऊपर का कोई माल मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, तो आपको ई विल जनरेट करना आवश्यक है। परंतु यहाँ पे प्रश्न ये है कि भाई प्रेमिसेस तो एक ही है, और 13 लाख से 14 लाख के बीच में सेल हो रही है। अब उसका ई विल कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि इसमें किलोमीटर मांगता है। किलोमीटर जीरो भरते ही वो ई विल जनरेट नहीं होगा। तो उसमें साथियों ये प्रोविजन दिया हुआ है कि प्रश्न तो यह है, एक परिसर सेम प्रेसेस के अंदर बिक्री की जाती है, माल परिसर से बाहर सार्वजनिक सड़क या परिवहन वाहन द्वारा नहीं ले जाया जाता है, कोई भौतिक आवाजाही फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कारण ईविल जनरेट की आवश्यकता क्यों और कैसे होगी। अतः ऐसी परिस्थिति में ईविल जनरेट करना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि नियम 138 और परिसर के भीतर बिक्री के मुख्य बिंदु आवाजाही की शर्त नियम 138 में स्पष्ट रूप से कहता है कि ई विल तभी अनिवार्य है जब माल का ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट हो। चूंकि गोदाम या दुकान एक ही है, तो उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, एक एडवाइस जरूर करेंगे कि आप जो सेल कर रहे हैं उसको प्रॉपर आपने टैक्स इनवॉइस जनरेट करिए। अगर चालान बनाते चालान भी बनाइए, और उसका बाकायदा जीएसटीआर 1 में एंट्री दिखाइए, और उसका अगर आईटीसी बनना तो आईटीसी क्लेम भी कर लीजिए। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना है अगले कई सालों तक। क्यों कि जब 3 साल बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है तो आपके रिटर्न को चेक करेगा, तो आपके रिटर्न में वो देखेगा कि सब माल की बिक्री हुई 13 लाख की, और इसमें ई विल जनरेट नहीं हुआ है, तो वो आपको एसएमटी 10 जारी करेगा और स्पष्ट कहेगा कि आपने 13 लाख की बिक्री करी है, इसका ई विल जनरेट नहीं किया है, और आपकी मंशा कर चोरी की स्पष्ट होती है। क्यों ना आपके ऊपर सेक्शन 73 या 74 की पेनल्टी, ब्याज और टैक्स आरोपित किया जाए। तो साथ ही ये इसमें ध्यान रखना है। लेकिन जैसे हमारे राजेश शर्मा जी ने बताया कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 का जो है 1 और 2 स्पष्ट रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 1 में है, शेड्यूल 1 का 1 है, इनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है जो कारोबार की आस्तियों का स्थायी अंतरण व निपटान है। और शेड्यूल 1 का 2 है,
धारा 25 में यथाविधिनिष्ठ संबंधित व्यक्तियों और सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति जहां वह कारोबार के अनुक्रम में या उसके अग्रसर करने को की गई हो। इस बारे में जो जीएसटी एक्ट है उसकी सेक्शन 25 भी और 18 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सुबह ही अपने ग्रुप में सेक्शन 18 का एक स्लाइड डाला है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे मेरे 9410664214 पे आप मुझसे मांग सकते हैं। साथ ही बीच में आपसे अनुरोध कर दूं, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है, नई चीज़ है, तो इसमें आप शेयर कर दीजिएगा लाइक करने के बाद में, और नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इसके अलावा एक अन्य विषय है कि प्रॉपर्टी की डेथ होने पर सेक्शन 93 लागू हो जाता है, लेकिन वो अलग टॉपिक रहा क्योंकि यहाँ पे पिताजी जिंदा हैं, जो ट्रांसफ़र करने वाला जिंदा है और ट्रांसफ़र लेने वाला भी जिंदा है, तो इसलिए वो 93 यहाँ पे अप्लाइड नहीं होता है। लेकिन 93 जो है वो डेथ केस में आता है। तो साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि अब 18 में क्या है, सेक्शन 18 में कि ऐसी शर्तों व निबंधों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, इसमें क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है उस तारीख से 30 दिन के भीतर आपको जिसको रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है स्टॉक में धारित इनपुट और उस तारीख से जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, मतलब उसके लिए दायित्व बन गया है। तो ठीक पूर्ववर्ती जो स्टॉक का जो ट्रांसफर किया है अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल जो या रॉ मटेरियल या तैयार माल, परिसज्जित और अर्ध परिसज्जित मतलब यह है कि जो रॉ मटेरियल है या तैयार माल है, माल के अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का अधिकारी होगा, मतलब आईटी से लेने का अधिकारी होगा। और 18 का खा कहता है कोई व्यक्ति जो धारा 25 सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है, स्टॉक में जो इनपुट बैलेंस है रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित मतलब रॉ मटेरियल या तैयार माल के रूप में अंतर्विधि इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए अधिकारी होगा। क्योंकि 3 कहता है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3 कि जहां रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति के गठन में, दायित्व के अंतरण में, निर्दिष्ट उपबंधों के साथ कारोबार की विक्रय, विलयन, निर्विलन, समामेलन, पट्टा या अंतरण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति को ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के अंतरण करने की अनुज्ञा दी जाएगी जो ऐसी रीति में विहित की जाए, ऐसे विकृत, विलीन, निर्विलीन, सम्मिलन पट्टे पर दिए गए अंतरण कारोबार के उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में अनुपयोगी हो। और सेक्शन जो 3 का है उस सेक्शन 25 का जो सबसेक्शन 3 है वो कहता है कोई व्यक्ति जो यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण होने के दायी नहीं है, स्वेच्छा से रजिस्ट्रीकरण करा सकेगा। इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे वे किसी रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति को लागू होते हैं वैसे ही ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे। तो साथियों ये प्रोविजन है। और जो सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 है इसमें मैं चीज एक बता दूं कि मेरे एक मित्र है कीर्तिवर्धन जी, आगरा के ही हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी है। तो जैसे आपने यूपीसीआईडीसी है या इंडस्ट्रियल एरिया में आपने लीज पे आपको प्लॉट मिला हुआ है, इंडस्ट्रियल शेड मिला हुआ है, या आपने किसी बिजनेस प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, ट्रांसफर किया, तो उस पर भी ये जो है सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 लागू हो सकता है। साथियों इस मामले में आपको ध्यान रखना है, 138 जनरेट नहीं हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने रिकॉर्ड्स पूरे जरूर रखें क्योंकि 3 साल बाद आप भी थोड़ा सा प्रक्रिया भूल जाएंगे और जब नोटिस आएगा तो आप थोड़ी घबराहट होगी। तो साथियों इस बात ध्यान रखना है कि भाई ये ऐसी परिस्थिति में ईमेल जनरेट नहीं करना, लेकिन टैक्स इनवॉइस और चालान वगैरह जो भी है वो आपको रिकॉर्ड में अवश्य रखना है, सुरक्षित रखना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।